कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की मुख्य पुस्तक है आरोह। और आरोह काव्य खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न व्याख्या हम देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके गद्य खंड है, आरोह का जो गद्य खंड है, इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसमें दीर्घ उत्तरीय और लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, ये आज की इस कक्षा में हम देखने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें इम्पोर्टेंट व्याख्याएं जो बोर्ड परीक्षाओं में पहले पूछी गई है उसको भी मैंने वहां लिख रखा है, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी व्याख्या इम्पोर्टेंट है। पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोर्ड परीक्षा 2023 के नजरिए से ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर को आधार बना करके ये प्रश्न और व्याख्याएं निकाली गई है। ध्यान दीजिए, आपके जो गद्य खंड है उस गद्य खंड में कुल 11 से लगा करके 18 तक पार्ट हैं। इन 8 पार्टों का सारा मैटर एक शॉट में, वन शॉट में आपके सामने है। हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे और सबसे पहले 18वें पार्ट के प्रश्न उत्तर देखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा पर एक भाषण था वो आपके संकलित कर रखा था। तो कौन से लघुत्तरात्मक प्रश्न है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। लघुत्तरात्मक प्रश्न में ये प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है कैसे, और जाति प्रथा से समाज को क्या आर्थिक हानि होती है। दोनों प्रश्नों का भाव एक ही है, अर्थात जो जाति में पैदा होता है और जाति का पैसा ही अपनाता है तो वो अपनी कार्यकुशलता के साथ अन्याय करता है, और जब कार्यकुशलता के साथ अन्याय करता है तो उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से उतना पैसा कमा नहीं पाता, आर्थिक रूप से उतना धन कमा नहीं पाता, तो उसको नुकसान होता है, और जब उसको नुकसान होगा तो समाज को भी नुकसान होगा। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा के क्या क्या दोष माने गए हैं, ये दोष आपको बताने हैं, जिसमें एक ऊपर आ ही गया था कि आर्थिक हानि होती है। लेखक के मत में दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। दासता का मतलब कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन कानूनी बाध्यता के अलावा भी जब व्यक्ति अपने परिवार के पैसे को अपनाने के लिए, अपने जाति के पैसे को अपनाने के लिए बाध्य होता है तो वो पराधीनता जैसा महसूस करता है, तो वो भी एक तरह की दासता है। डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं, क्योंकि समता जो है, समता का मतलब होता है समानता, ये एक काल्पनिक वस्तु है, क्योंकि सबका रहन सहन अलग अलग है, जन्म अलग अलग परिवेश में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो मनुष्य की जो क्षमता है वो शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर और मनुष्य के अपने प्रयत्न पर ये निर्भर करती है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का ही एक कारण बनती है, कैसे, तो ये ऊपर आ गया था कि जाति प्रथा के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या दोष हैं। एक आर्थिक दोष था, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब आ जाएगा। और जन्मजात धंधों में कार्यरत युवक कार्यकुशल क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता, भाई उनकी क्षमता नहीं है तो भी उनको वो काम धंधा अपनाना पड़ेगा, तो वो उतने पारंगत नहीं हो पाएंगे, तो एक तरह से नुकसान ही है समाज को और व्यक्ति को। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अपने 3 प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समता का औचित्य से क्या अभिप्राय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आधार समाज की आधारभूत बातें कौन सी है समझाइए, और जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या क्या तर्क हैं उनको लिखिए। इसके बाद आपकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। तो व्याख्या में सबसे पहली व्याख्या हम देखते हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। और दूसरी जो व्याख्या है ये समता वाले टॉपिक से है कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। इन व्याख्याओं को अच्छी तरह लिखें, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष ये जरूर लिखें।
तीसरी व्याख्या देखें। तीसरी व्याख्या है, जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे से बांध भी देती है। तो ये वाली व्याख्या है। और चौथी व्याख्या है आपके, जाति प्रथा के जो पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, ये वाली। उसके बाद देखिए 17वां पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज के फूल जो ललित निबंध है। सबसे पहले हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न में देखिए 7 प्रश्न है कि लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा। कालजयी अवधूत का मतलब सन्यासी, अर्थात चाहे सुख हो दुख हो, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, सदैव वो एक जैसा रहे, अडिग रहे, उसे अवधूत कहा गया है। तो सीरीज के लिए भी ये बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि गर्मी में जो प्रतिकूल ऋतु होती है उसमें भी वो लहलाता हुआ उसके फूल खिलते हुए रहते हैं। सीरीज के फूल निबंध में लेखक ने सीरीज के माध्यम से क्या संदेश दिया है, जिजीविषा का संदेश दिया है, और पर्यावरण में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी किस प्रकार वो अदम्य साहस और उत्साह से वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इसका संदेश दिया। बहुत सारे संदेश हैं। लेखक के मन में सीरीज को देख करके हुक क्यों उठती है, तो यहाँ पर सीरीज का मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी से ले लिया था, तो उससे रिलेटेड करके लिखना था। सीरीज के फलों फूलों में क्या अंतर है, मुख्य अंतर, फल कठोर होते हैं, आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, फूल कोमल होते हैं। सीरीज के वृक्ष तथा कबीर और कालिदास में लेखक ने क्या समानता देखी और क्यों, क्योंकि जो सीरीज का वृक्ष है वो अवधूत है और कबीर और कालिदास भी फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो ये समानता थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गांधी जी को सीरीज के समान क्यों बताया, यानी गांधी जी को सीरीज के समान बताया है, तो सीरीज के भी फल कठोर होते हैं, फूल कोमल होते हैं। ऐसे ही गांधी जी का आत्मबल और देह बल दोनों अलग अलग तरह का था, और इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, लिखिए। और सीरीज के फूल निबंध में लेखक ने सीरीज के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो ये 7 प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक थे। इसके बाद देखिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी तैयार करने हैं, और इस पाठ में से पूरी संभावना है कि कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए। सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीरीज का पेड़ किस प्रकार संघर्ष करता रहता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, लेकिन कभी वो दुखी नहीं रहता अपने जीवन से, हमेशा उस अभाव में भी खिलता रहता है, और किस प्रकार उसमें जीने की इच्छा है, इसी के ऊपर आपको लिखना था। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेखक ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, आए वह अवधूत आज का। यहाँ गांधी जी के ऊपर बात की है कि जो गांधी जी ने किस प्रकार आत्मबल के आधार पर अंग्रेजों से लोहा लिया, संघर्ष किया, सत्य, अहिंसा, त्याग, तप, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे, अर्थात आज जो है ऐसी परिस्थितियां नहीं है। सीरीज के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। चाहे साहित्य हो, समाज हो, राजनीति हो, पुराने लोग आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं जब तक कि नए आगंतुक उनको धक्के मार के बाहर नहीं निकाल दे। ऐसा संदेश सीरीज के फलों के माध्यम से दिया है कि उनके फल भी आसानी से जगह नहीं छोड़ते हैं जब तक नए फल उनको धकिया कर बाहर नहीं कर दे। और दरा को प्रमाण ये जो फरासो जरा जो बरासो बुताना, इसमें भी उसी के माध्यम से है कि उन फलों को समझ लेना चाहिए कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कठोर होकर के बने रहने का क्या औचित्य है। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु शाश्वत है। अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु दो अति प्रचलित और अति प्रामाणिक सत्य हैं।
महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखिए। ये व्याख्या आपके आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 में पूछी गई थी। हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? सीरीज रह सका। सीरीज कौन? महात्मा गांधी जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, अगली जो दूसरी व्याख्या है कि मैं सोचता हूं कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। यानी जो फल हैं वो फल आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, उसी को आधार बना करके समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं, चाहे वो साहित्य में, समाज में है या फिर राजनीति में, उसके ऊपर व्यंग्य किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, दुख हो या सुख, यानी कालजयी अवधूत का उसको, और न उदो का लेना न मादो का देना। जब धरती जल रही होती है तो भी ये आठों याम मस्त रहने वाला सीरीज है, और जो अवधूत होते हैं उन्हीं के मुंह से संसार की सरस रचनाएं निकली है। चौथी व्याख्या देखिए, यहां पर तुलना की है सीरीज के खिलने की अन्य पेड़ पौधों पर जो फूल खिलते हैं उनसे, कि वह 15-20 दिन के लिए फूलता। कौन? पलाश। भाई होली के पहले ये 15-20 दिन तक की खिलता है। उसके फूल भले चटक आकर्षक रंग के होते हैं, लेकिन द्विवेदी जी को उसका खिलना पसंद नहीं है, इसलिए सीरीज का खिलना उसको अच्छा लगता है। अगला पार्ट देखेंगे, 16वां पार्ट कहानी है रजिया सज्जा जहीर की नमक कहानी। सबसे पहले हम इसके लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न निकाले मैंने। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? आपको पता है कि जो दोनों तरफ कस्टम अधिकारी थे, फालतू और बदनामी होगी, फजीयत होगी, चेकिंग होगी, बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि पाकिस्तान से कोई चीज भारत लाना जो कानून की नज़र में, कस्टम की नज़र में अपराध था, तो नमक लाना भी वहाँ गैर कानूनी था, इसलिए मना कर दिया। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व यही था कि एक तरफ तो उसका वादा है जो उसने सिख बीवी से किया था, और दूसरी तरफ वो कस्टम है, वो सीमा है कि आखिर में वो लाहौरी नमक को कैसे ले जाए। नमक कहानी का संदेश या मूल संवेदना क्या लिखनी है? बहुत अच्छी मूल संवेदना है कि हम भौगोलिक रूप से सीमाएं खींच सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति या जो नागरिक हैं उनके मन में हम कैसे सीमा खींच सकते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने मन से, चाहे वो रह भारत में रहा, पाकिस्तान को अपना अगर देश मान रहा है, अपना वतन मान रहा है, या पाकिस्तान में रह रहा है, भारत को अपना वतन मान रहा है, तो यही मूल संवेदना है। साफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने हैंडबैग में क्यों रख ली? क्योंकि उसने ये निश्चित कर लिया था कि चोरी छुपे इस मोहब्बत के तोहफे को वो नहीं ले जाएगी, वो कस्टम अधिकारियों से बात करेगी, उनके सामने रखेगी और उसके बाद वो उसको ले जाएगी। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार के सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो मूल संवेदना है ये इसी में आ जाएगी, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत तौर पर यानी भावनाओं के तौर पर देश का विभाजन नहीं कर सकते, भौगोलिक सीमाओं का भले विभाजन कर सकते हैं। भारतीयों और पाकिस्तानियों में पाई जाने वाली समानताओं को नमक कहानी के आधार पर लिखना है। एक जैसी भाषा, बोली, वेशभूषा, गालियां भी एक जैसी थी। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है कि सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बटा करते, नमक कहानी इस बात को सिद्ध करती है कैसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को वो एक दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखने के तरीके होने चाहिए, आपको लिख लिख के देखना है। और जो 2 प्रश्न और है निबंधात्मक में कि लाहौर अभी तक उनका वतन और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? और नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कहानी है। भाई मानवीय भावनाएं
चाहे वो सिख बीवी में हो, चाहे वो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी में हो, चाहे वो अपने दिल्ली में जो कस्टम अधिकारी जो दिल्ली को अपना वतन मान रहा था, या फिर जो ढाका को अपना वतन मान रहा था, सबकी मानवीय भावनाएं समान है। महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे। पहली व्याख्या, जब सफिया जो मुख्य पात्र है पाकिस्तान लाहौर अपने वतन चली जाती है तो वहां उसका कैसा समय बीतता है वो यहां पर बताया है। दूसरी व्याख्या देखिए, दूसरी व्याख्या है कि जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक जिरजी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। यानी उसने ये, जब वो घर से निकली तब तो उसने नीचे उसको छिपा दिया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, बाहर निकाल लेंगे और दिखा करके ले जाएंगे। तीसरी व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, हावी हो ही रही थी। पहले तो भावना थी कि ले जाएंगे, नमक क्या दिक्कत है, कौन रोकता है, लेकिन जब बुद्धि ने उसको झकझोरा कि भाई वास्तव में नियम कायदे कानून भी हैं, कस्टम है, सीमा है और गैर कानूनी है, तो कैसे ले जाएंगे, उसके बारे में है ये। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये चौथी व्याख्या थी। इसके बाद आपका 15वां पार्ट है, चार्ली चैपलिन, विष्णु खरे का लिखा हुआ, यानी हम सब, किस प्रकार एक हास्य कलाकार निर्देशक चार्ली चैपलिन। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? राज कपूर ने जो फिल्म बनाई थी उसको, आवारा फिल्म थी वो, उसको भारतीयकरण कहा है क्योंकि भारतीय जो अपनी संस्कृति है उसमें हास्य और करुणा का एक साथ मेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना और क्यों? तो रस को श्रेष्ठ माना है। चार्ली की प्रमुख विशेषताएं क्या लिखनी है? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में भारतीय रस सिद्धांत के विपरीत किसका सामंजस्य है, यह भी लिखना है। और भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली की छवि का किन किन रूपों में उपयोग किया है। जो भी उसके जो रूप हैं, चाहे वो जूते बनाते हुए का हो, चाहे वो खुद को कोड़े मारने का हो, घड़ी सुधारने का हो, बहुत सारी उनके छवियां हैं। और चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? ये लघुतरात्मक प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए 3 प्रश्न लिए हमने यहाँ। पहला प्रश्न है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के प्रतिपद्य को स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहता है लेखक? और चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है? कारण लिखना है। और जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया, उन घटनाओं का भी उल्लेख करना है। महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे। तो सबसे पहली व्याख्या है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है, उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेष्ठ कर भी माना गया है। ये आरबीएससी 2016 में पूछा गया था। दूसरी व्याख्या हमने ली है कि एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। इसके बाद देखिए 14वां पार्ट है, फणीश्वरनाथ रेणु का पहलवान की ढोलक कहानी है। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपद्य लिखना है। जो परंपरागत कलाकार हैं वो कला का ह्रास होता जा रहा है, समाप्त होती जा रही है।
एक उपेक्षा का भाव समाज में बढ़ता जा रहा है। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन सिंह जिजीविषा का अद्भुत नायक है, कैसे समझाइए। बिल्कुल अंत तक, चाहे उसको राजा साहब का बेटा जो है उसको बाहर निकाल देता है और गांव में बीमारी हैजा मलेरिया फैल जाता है, लोग अर्धमृत हो जाते हैं, लेकिन उसकी जिजीविषा अदम्य थी। लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था और क्यों, और यह इसके अथवा में है। मतलब ऐसा कैसा ही है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु तो कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन सिंह के चरित्र की 4 विशेषताएं लिखनी है। गांव में महामारी फैलने के बाद लोगों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी और कैसे, या फिर ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा, कारण लिखना। कैसे राजा का पुत्र आया और उसने पहलवानी को हटा करके घोड़ों की रेस वाला काम शुरू कर दिया। उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए कहे और क्यों। आपको पता है कि जो लुट्टन पहलवान है ये निम्न जाति का था, लेकिन राजा साहब उसको नहीं मानते थे। उसने कहा कि जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई किसी को पराजित करता है तो वो क्षत्रिय का काम है। ऐसा कह करके उसने जो राजा साहब का जो साथी था उसको रोक दिया। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की भी कहानी है। महामारी फैलने के बाद गांव के लोगों की स्थिति कैसी हो गई थी लिखिए। और पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। महत्वपूर्ण व्याख्याएं देखेंगे। पहली व्याख्या गांव में जो बीमारी फैल गई थी उसके बारे में है, कैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, सिसकियों से भरा हुआ वातावरण था, ये व्याख्या है। दूसरी व्याख्या कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। इसके बाद देखिए तीसरी व्याख्या, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। यानी उनके दोनों बेटों के मर जाने पर भी वह हताश नहीं हुआ। 2015 में ये पूछा गया था और 2013 में ये पूछा गया है कि शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। ये वाली पंजाब का पहलवान जो लुट्टन सिंह से भिड़ा और जिसने लुट्टन सिंह ने जिसको हरा दिया था। 13वां पाठ देखेंगे धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दो संस्मरण है। लघुतरात्मक प्रश्न की बात करेंगे। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा नहीं होती, जैसी प्रजा होती है वैसा भी राजा हो जाता है। तो यहाँ पाठ के संदर्भ में इस कथन को समझाना है कि यदि हम त्याग नहीं करेंगे तो हमें उस त्याग का प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। अगर हम त्याग करेंगे तो बरसात भी होगी, ऐसा भाव यहाँ आया था। जीजी ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती थी, इंद्रसेना को लेकर क्या कहता था और क्यों मेंढक मंडली, अनावृष्टि के कारण गांव की कैसे हालात हो रही थी। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है और क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है। तर्क सहित लिखिए। जीजी की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। ये लघुतरात्मक प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जीजी के त्याग और दान संबंधी विचारों के लिए इंपॉर्टेंट है। काले मेघा पानी दे शीर्षक निबंध का मूल भाव लिखना। यहाँ विज्ञान और जो हमारे रीति रिवाज है उनके मध्य ये द्वंद्व है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। कथन में क्या व्यंजना है, यानी लोगों के लिए योजनाएं बनती है लेकिन वो फलीभूत नहीं होती है, उनका लाभ उनको नहीं मिलता है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर समझाई कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने व उनके गुलाम बनने का क्या कारण बताया। अंधविश्वास,
काले मेघ का पानी थे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा कैसी हो गई थी उसका वर्णन करना है। फिर देखिए ये आपके पिछले साल पूछ ली थी व्याख्या, कुछ देर चुप रही जीजी फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, 2022 में पूछा है इसको। फिर देखिए आगे, उन लोगों के दो नाम थे इंद्रसेना मेंढक मंडली, और किस प्रकार पानी की बर्बादी वो कर रहे थे लेखक की नजर में। तीसरी व्याख्या देखिए, वर्षा नहीं होने पर क्या स्थिति हो रखी थी गांव की उसके बारे में, इसको 2015 सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया है। इन बातों को 50 वर्षों से ज्यादा हो गए लेखक याद कर रहा है वो, और ये व्याख्या है। पांचवी व्याख्या सप्लीमेंट्री 2013 में पूछी गई थी ये, जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। यहां से 12वां पाठ जैनेन्द्र का बाजार दर्शन निबंध है। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है और कैसे? आंखों की राह पर काम करता है। बाजार की जो चकाचौंध होती है उसको देख करके जादू चढ़ जाता है। बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है और कौन लोग बाजार का बाजारपन बढ़ाते हैं? जो जानते हैं कि उनको क्या खरीदना है वो तो उसकी सार्थकता जानता है, और अनावश्यक रूप से केवल पैसे की ताकत पर वो सामान खरीद लेते हैं तो बाजारूपन बढ़ाते हैं। भगत जी के व्यक्तित्व से आपको क्या सीख मिलती है? बाजार दर्शन निबंध में परचेजिंग पावर किसे कहा गया है? लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर चलता है और किस पर नहीं चलता है? चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। या बाजार के उत्तम से उत्तम मार्ग के प्रति भी भगत जी के मन में कोई अप्रीति क्यों नहीं है? बाजार को मायावी या नीति शास्त्र क्यों कहा गया है? और बाजार दर्शन निबंध में पैसे की व्यंग्य शक्ति किसे कहा गया? उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, लेखक ने बाजार को मानवतारोधी कहा है, क्यों? कारण लिखिए। बाजार दर्शन निबंध का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। चूरण वाले भगत जी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य क्या क्या असर महसूस करता है, समझाइए। बाजार में एक जादू है, इस कथन को बाजार दर्शन पाठ के जो उदाहरण आए हैं उनके आधार पर समझाइए। फिर महत्वपूर्ण व्याख्या है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में से वही अब के 100% व्याख्या पूछी जा सकती है। दूसरी व्याख्या देखिए कि बाजार में एक जादू है और आंख की राह काम करता, सप्लीमेंट्री 2017 में पूछा गया था। ये भगत जी की विशेषता बताती हुई व्याख्या आरबीसी 2014 में पूछी थी कि उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में ही है। नमक चाहिए तो केवल नमक लेके आते हैं वो, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, ये वाली व्याख्या। और 2017 में ये पूछी गई थी कि यहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। इसके बाद पहला पार्ट अपना और वीडियो का अंतिम पार्ट 11वां महादेव वर्मा भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र। प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से 100% व्याख्या पिछली बार पूछ ली थी। भक्तिन को नौकर कहना असंगत क्यों है? मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिनी रही, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक है, कैसे? भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम अटी नहीं था। इस कथन में जो निहितार्थ है उसको समझाइए। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इस कथन में निहितार्थ क्या है? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन ने किस रहस्य का उद्घाटन करके महादेवी जी को आश्चर्यचकित कर दिया था? और भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, कौन कौन से दुर्गुण थे? ये लघुतरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए,
भक्तिन पाठ में किन किन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है, समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है भक्तिन पाठ में घटित घटना के आधार पर समझाइए। भक्तिन को कारागार कैसा लगता था, उसने कारागार जाने का विचार क्यों किया, और भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया कैसे, कथन के आधार पर बताइए कि लेखिका और भक्तिन के बीच किस प्रकार का संबंध था, या फिर आज मैं अधिक देहाती हूँ पर उसे शहर की हवा नहीं लगी है, इसमें निहित भाव को समझाइए। एक ही बात है। व्याख्या देखिए, पहली व्याख्या, वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। 2022 में और 2013 में यह व्याख्या पूछी गई थी, भक्तिन और मेरे बीच में शेख स्वामी का संबंध है, और ऐसी यात्रा में से किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। ये जो कारागार जेल में जाने की यात्रा थी उसके बारे में जिक्र है। और ये जो पैसों की बात आई थी उसके बारे में है कि आरबीसी 2014 में पूछा था कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्दा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान में लाकर कहा कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड्ढा है। आरबीएससी 2016 में यह पूछा गया था कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या, नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी।